हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जुडिशियल दिशा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम की अपडेट आ चुकी है। यस, द डेट इज आउट एंड इट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 10th of December। आपके पास हार्डली एक महीना बचा है टीचर्स प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए, तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। इस वीडियो को देख लीजिए तो आपको सारी डिटेल, सारी सिलेबस एक बार फिर से पता चल जाएगी। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू दोस्तों कि आप एक बार सिलेबस को गो थ्रू करके जाएं। अभी रिवीजन का टाइम है, अभी आपको रिवाइज करना है। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स अबाउट द एग्जाम, द सिलेबस, पैटर्न एक्सेट्रा। अब स्ट्रैटेजीज क्या होगी उसके रिगार्डिंग हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपके साथ स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे कि 1 मंथ में आप कैसे इस एग्जाम को टैकल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं यहां पे हम एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं जो कि है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 में ये होने वाला है। अब इसकी वैकेंसी की बात कर लें तो ये पहले ही नोटिफाई हो चुकी थी और अभी भी जो वैकेंसी है ये टोटल 53 वैकेंसीज हैं। इसमें से भी जो 44 है ये एग्जिस्टिंग वैकेंसी है और 9 वैकेंसीज जो है वो एंटिसिपेटेड है। ये ध्यान रखिएगा कि वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू द चेंजेस। ये अभी परमानेंट या फिर बिल्कुल भी आप इसको ये मान के नहीं चलिएगा कि यही वैकेंसी जो है, नंबर ऑफ वैकेंसी यही एग्जाम में आने वाली है। ये कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। इट इज सब्जेक्ट टू द चेंजेस। नाउ हियर वी सी कि जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 34 वैकेंसीज आर नोटिफाइड। यहां पे ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी को क्लब कर दिया गया है। ओबीसी के लिए अलग से कोई भी वैकेंसी नहीं है। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम है, स्टेट कंसर्न एग्जाम है। यहां पे जनरल के लिए 34 वैकेंसीज आर नोटिफाइड। नाउ फॉर एससी शेड्यूल कास्ट के लिए दे हैव नोटिफाइड 5 वैकेंसीज एंड फॉर शेड्यूल ट्राइब्स 14 वैकेंसीज आर देयर। तो टोटल है आपकी 53 वैकेंसीज। 44 वैकेंसी जो है वो अभी क्लियर कर नोटिफाइड कर दी गई है, एग्जिस्टिंग है। दैट मीन्स कि अभी लोअर जुडिशरी में दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के यहाँ पे आपकी 44 वैकेंसीज हैं। दिस इज तो फॉर श्योर, बट ये चेंज हो सकती हैं। अगर हम पे स्केल की बात करें, भाई पे स्केल जो है बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम को देने से पहले। आप पे स्केल को जब गो थ्रू करते तो आपको बहुत सारा मोटिवेशन आता है कि यस फॉर दिस आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। नाउ ये है आपका पे स्केल आपके सामने एंड अगेन बहुत ही बढ़िया इसका पे स्केल है, पर्क्स है और उसकी हम एक सेपरेट वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी के लिए बस आपके लिए इतना जान लेना जरूरी है कि ये इसका पे स्केल है। नाउ मूविंग अहेड, प्रीलिम्स की जो डेट है वो है 10th of December। आज है हमारी 7 तारीख और आज से आपके पास हार्डली एक महीना बच रहा है। तो क्या करिए, दिवाली है या फिर क्या है, छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है, भाई दूज है, सारे त्योहारों को अभी आप साइड में रखिए। एक बार जज बन जाइए, सारे त्योहार मनाने में बड़ा मजा आएगा। अभी बस जाके तैयारी शुरू करिए, आप रिवाइज करिए, एमसीक्यूज लगाइए, जल्दी जल्दी आपके बैरेक्ट्स को खोलिए। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। 10th of December को संडे को आपका एग्जाम होना है और इसका जो एग्जाम सेंटर है ये दिल्ली में ही होता है, दूसरे स्टेट्स में अवेलेबल नहीं होता है। अब इसकी जो ड्यूरेशन है ये होने वाली है 11 बजे से 1:30 बजे तक। इस ड्यूरेशन के लिए आपको तैयार रहना है। अगर आप तैयारी अभी कर रहे हैं, एमसीक्यूज वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं, तो मेक श्योर आप 11 से 1:30 के बीच में पढ़ाई करिए। कोई और काम मत करिए। नैप भी अगर आपको लेने की आदत है मत लीजिए। इस तरीके से आपकी बॉडी को आप तैयार करिए कि आप एक एग्जाम को देने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर जो विंडो है टाइम ड्यूरेशन में आप एग्जाम पेपर वगैरह है जो प्रीवियस ईयर के उसको सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए और सिर्फ एग्जाम की ही तैयारी करिए। और भी कोई दूसरा काम करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आप हैबिचुअल हो जाएंगे कि यस अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे आपके सामने पेपर आएगा तो आप इजीली उस पेपर को कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है।
तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन कोई भी जरूरत नहीं है आपको इस फॉर्म को भरने की, ये ऑनलाइन है। ये 7 नवंबर यानी कि आज से शुरू हो गया है। बहुत ही कम दिन आपको मिल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 15 डेज का आपको टाइम दिया जा रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो 22 नवंबर का वेट आप ना करें और जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर इस फॉर्म को आप भर दें, ताकि कोई भी आपको आगे प्रॉब्लम आए तो उसमें आपको अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो ये है इसकी लास्ट डेट विच इज 22 नवंबर। आई डोंट थिंक ये ज्यादा एक्सटेंड होगी, क्योंकि थोड़े दिन बाद हमारा एग्जाम ही होने वाला है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, जिसको लेके काफी सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि हमारा बार में एनरोलमेंट नहीं है, हम अभी अपीयर कर रहे हैं फाइनल ईयर में। तो ये सारी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है हम उसको 1 बाय 1 गो थ्रू करते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, फिर अ पर्सन प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट इन इंडिया और अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी एडमिटेड एज एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट्स एक्ट। दिस मीन्स कि आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बार में एनरोलमेंट होना चाहिए या ना होना चाहिए जरूरी नहीं है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है या नहीं है ये भी यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। इवन फ्रेशर्स हु आर हैविंग द LLB डिग्री इन देयर हैंड्स कैन अप्लाई फॉर द सेम। फिर है नॉट मोर देन 32 ईयर्स ऑफ एज। जनरल कैटेगरी की नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की अगर मैं बात करूं, किसी को अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो 32 ईयर्स इज द एज लिमिट फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ ईयर इन विच द एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट आर इनवाइटेड, दैट मीन्स 2023 में फर्स्ट डे ऑफ जनवरी को आपकी 32 साल की एज पूरी नहीं होनी चाहिए, आप एज क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ओके, इसके बाद है इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, दैट मीन्स जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है। शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स के लिए अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स, that means 32 plus 5 years. This is relaxable for the reserved categories. OBC की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि अभी आपको बताया था जनरल और OBC दोनों को एक ही मान लिया गया है और दोनों के लिए से 34 सीट्स ही आई हैं। अब बात करते हैं एग्जाम फी की। तो जो एग्जाम फी है ये नॉन रिफंडेबल है और ये 1500 रुपए है फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, और वहीं पे रिजर्व कैटेगरी के लिए, ST/SC कैटेगरी के लिए या फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जिनकी आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटी इज अबव 40%, उनके लिए यहाँ पे जो फी है वो बेसिकली है सिर्फ 400 रुपए। ठीक है, तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। फी पेमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI किसी भी जरिए, किसी भी माध्यम से इस पेमेंट को कर सकते हैं। जल्दी जल्दी अपने फॉर्म भरिए और रिवाइज करना शुरू करिए। अब बात कर देते हैं कि एग्जामिनेशन के स्टेजेस क्या है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, प्री है जो कि 10 तारीख को होने वाला है। प्री को क्लियर करके ही आप मेंस में जाएंगे। मेंस एग्जाम इसकी सेकंड स्टेज है, देन है इंटरव्यू, एंड फाइनल बहुत ही जो सेलिब्रेटिंग स्टेज है वो है कि आपने सक्सेस को अचीव कर लिया है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपके मन में ये चीज होनी चाहिए, विजन बना के चलिए कि आई एम गोइंग टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन एंड यू विल डेफिनेटली। अब देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। प्रीलिम्स एग्जाम की अगर मैं अभी बात करूं स्पेसिफिकली, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं बचा है कि आई विल सजेस्ट यू कि आप मेंस की तैयारी करने लग जाइए। अभी रिवीजन का टाइम है और रिवीजन का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके मन में एक आंसर क्लिक करना चाहिए, इसीलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है और आपको लग रहा है कि आपने सिग्निफिकेंटली सारा का सारा सिलेबस कवर कर लिया है, तो भी एग्जाम में जाके आप ब्लैकआउट हो सकते हैं। आपको लगेगा कि ये मुझे आता ही नहीं, इसका आंसर याद नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए रिवाइज करना जल्दी शुरू कर दीजिए। अब सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो 200 MCQs दैट मींस द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, दैट मींस यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। It's your race against the time as well as accuracy.
आपको टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और एक्यूरेसी पे भी अपने ध्यान देना है। अगर आपको आंसर आता है तो ही आप उसको अटेम्प्ट करिए, बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रही है। अभी हमने आरजेएस के बारे में भी डिस्कस करा था जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो उसमें आप ये रिस्क ले सकते थे। हियर यू हैव टू मेक दिस थिंग इन योर माइंड कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा नहीं करना है। देन वी हैव जनरल लीगल नॉलेज। बहुत बढ़िया है कि आपको लीगल नॉलेज भी पूछा जा रहा है। अब लीगल नॉलेज किस तरीके का पूछा जाता है, तो इसमें बेसिकली ये पूछा जा सकता है कि शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, नंबर ऑफ विमेन जजेस इन दी सुप्रीम कोर्ट हैव बीन, हाउ मेनी ऑफ देम हैव बीन देयर। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर कमिटी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन हो सकता है, कमीशन के रिगार्डिंग हो सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे सिचुएटेड है, स्पेशली कोर्ट्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इसके लिए वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू, बट एज ऑफ नाउ लीगल जो आपका नॉलेज है विच इज जनरल इन नेचर, यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ दैट, उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। देन वी हैव एप्टीट्यूड फॉर द कैंडिडेट्स। ये जो है ये बेसिकली यहाँ पे आपको प्री में इस पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये आपको मेंस में देखा जाएगा कि आपका एप्टीट्यूड कितना है। और एप्टीट्यूड आपका अगर प्री के रेफरेंस में मैं बात करूं तो इंग्लिश हो गया, या फिर आपका जो जनरल नॉलेज है, या फिर जो लीगल एप्टीट्यूड है जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड आपको क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल आईपीसी में यू विल सी मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो वहां पे आपका एप्टीट्यूड देखा जाएगा कि आप किस तरीके से अपने लीगल नॉलेज को वहां पे अप्लाई करके एक सही आंसर पे पहुंच रहे हैं। देन वी हैव एक्सप्रेशंस एंड फ्लेयर इन इंग्लिश। दैट मीन्स कि आपका इंग्लिश में फ्लुएंसी कितनी है, करेक्टनेस कितनी है। इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आते हैं, काफी बड़ी और काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, और इसमें आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी अच्छी कमांड है और आपने कुछ एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर रखा है, फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करने का आता है, सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगेन आपको इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं करना है। कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर, बहुत अच्छी बात है। ओवर कॉन्फिडेंस में आके ये नहीं कि मुझे इंग्लिश आती है, क्योंकि दिस विल डिसाइड योर स्कोर। अगर आपको एज लेना है एग्जाम में, आपकी कमांड लैंग्वेजेस पे अच्छी है, तो कुछ एमसीक्यूज को, कुछ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते चले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप लीगल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन कवरिंग। अब हम सिर्फ बात कर रहे हैं लीगल एस्पेक्ट की कि आपको लॉ से कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्री में पूछे जाते हैं। आपने अभी तक सिग्निफिकेंटली अगर तैयारी कर ली तो आपको पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस प्री में पूछे जाते हैं। नहीं करी है और अभी तक आप दूसरे स्टेट्स के एग्जाम को अपीयर करते आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि डीजीएस का एग्जाम भी आपको देना चाहिए, बिल्कुल चाहिए एग्जाम देने के लिए, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम देते रहना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके, यहां से आपको क्वेश्चन आएंगे। देन सीपीसी से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या आएंगे ही आएंगे, सीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमारे पास है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। ये सारे ही मेजर लॉज हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। देन आईपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। इसके बाद जो आपकी ये इंडियन एविडेंस एक्ट है, इससे क्वेश्चन आएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। अगर मैं दूसरे एक्ट्स की बात करूं जो शायद दूसरे स्टेट्स के एग्जाम में नहीं आते हैं, तो वो है बेसिकली द आर्बिट्रेशन एंड द कंसीलिएशन एक्ट। हियर वी आर नॉट डीलिंग विद द मीडिएशन एक्ट बट जस्ट द आर्बिट्रेशन एंड द कंसीलिएशन एक्ट। देन वी हैव लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इसको भी आपको करके जाना है, ये भी थोड़ा डिफरेंट है। और अब आगे देखते हैं लिमिटेशंस एक्ट, जहां पे आपने सीपीसी कर लिया वहां पे लिमिटेशंस एक्ट भी आपको करते चलना है। फिर है हमारा पॉक्सो से भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, ये कुछ नया है, इसको करके जाइएगा अच्छे से। फिर है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, डीजी इसके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्री एंड मेंस दोनों में आपको इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं प्री में, वो कितने मार्क्स हैं जो आपको लेकर आने हैं जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं मेंस के आंसर लिखने के लिए।
सी फॉर दी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स दी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इज 60%। दैट मीन्स अगर आपका 200 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो आपको 120 मार्क्स लाने हैं, तभी आप, ध्यान दीजिएगा, तभी आप मेंस लिखने के लिए आगे जा सकते हैं, अदरवाइज आपका जो सफर है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज को कि जान लेना कि आप कौन से क्वेश्चन के साथ रिस्क लेना चाहते हैं। एलिमिनेशन मेथड भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो बी कॉशियस कि आप 120 जब मार्क्स आपको लगे कि आपके स्कोर हो रहे हैं तभी आप ऐसे रिस्क लीजिए। फिर आगे है 55% फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरीज। अब रिजर्व्ड कैटेगरीज में आते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एज स्पेसिफाइड फॉर दिस सर्विस। अब डिसेबिलिटी के क्या क्राइटेरिया हैं, वो सारे क्राइटेरिया भी स्पेसिफाइड हैं कि 40% होना चाहिए डिसेबिलिटी या फिर क्या है, तो वो सारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा कि इस पर्सन को इस पर्टिकुलर कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। Okay, however, the number of candidates to be admitted to the mains examination will be not more than the 10 times of the total number of vacancies. 10 times जो total number of vacancy आपकी अभी नोटिफाई हुई है उससे 10 times ही कैंडिडेट्स को लिया जाएगा for writing the mains. Okay, फिर सिलेबस फॉर मेंस एग्जामिनेशन भी हम देख लेते हैं। सो जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज का आपका पेपर नंबर 1 होने वाला है जो कि होगा 3 घंटे का और इसमें आपको अलॉट हुए हैं 250 मार्क्स। ये 250 मार्क्स का एक पेपर होने वाला है। इसमें आपके करंट अफेयर्स का 100 मार्क्स का ऐसे आएगा, फिर आपको ट्रांसलेशन आएगा, ट्रांसलेशन और प्रीसी राइटिंग एक्सेट्रा, ये होगा 150 मार्क्स का। सो यू हैव टू कवर दिस थिंग, इसको ओवरलुक बिल्कुल मत करिएगा, काफी मजेदार होता है प्रीसी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। इफ यू वांट तो वी कैन मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट एज वेल। और अब बात अगर हम करें कि करंट अफेयर्स की, so this is extremely important for you to go through the current affairs of the past 1 year. लीगल अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो आप हमारी लीगल मैगजीन को रेफर कर सकते हैं। लीगल मैगजीन हमारी बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी आपके लिए, जस्ट टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स जो भी आ सकता है लीगल जीके में, वो हमने उसमें कवर कर रखा है। अब ये जो एग्जाम है, फिर से आई एम रिपीटिंग, 3 घंटे के लिए होगा। लैंग्वेजेस और आपका जनरल नॉलेज, यहाँ डीजेएस में जीके इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर। ठीक है, तो ये भी एक नई चीज है कि अब आपको लॉ के साथ साथ जनरल नॉलेज की भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं और सिविल लॉ का एक पेपर होगा अब, जो कि अगेन होगा 3 आवर्स का एंड 200 मार्क्स का। इस सिविल लॉ के पेपर, सिविल लॉ 1 के पेपर में आपको क्या क्या आएगा? सबसे पहले आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सौगा से आएगा, टीपीए से आपके आएंगे। टीपीए आपका जो है ये प्री में नहीं आता है लेकिन ये मेंस में आ रहा है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, फिर हमारा फैमिली लॉ, मोहम्मदन लॉ हो गया, फिर टॉर्ट्स, देन जो लोकल लॉज हैं दिल्ली के, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, फिर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट, देन कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। फिर इन सारी चीजों पे आपको सिविल लॉ पेपर 1 में क्वेश्चंस आएंगे मेंस में। अब सिविल लॉ का एक और पेपर होगा, ये फिर से 200 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स की ड्यूरेशन के लिए ये पेपर होगा। इसमें आपको पूछा जाएगा सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन, और इसमें 2 नई चीजें ऐड हुई हैं जो है ट्रेडमार्क्स एक्ट एंड द कॉपीराइट एक्ट। इस पे अभी आपको प्री में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था लेकिन मेंस में ये 2 चीजें आने वाली हैं, ध्यान दीजिएगा, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स एक्ट। फिर क्रिमिनल लॉ की अगर मैं बात करूं तो ये फिर से 3 आवर्स का होने वाला है और इसमें फिर से 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। अब इसमें आपका आएगा सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, फिर पॉश एक्ट हो गया, सॉरी पॉश एक्ट नहीं है इसमें, यस पॉश एक्ट इज ऑल्सो देयर, फिर इसमें हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, फिर सेक्सुअल हरासमेंट
ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, ये अभी हमने कवर किया। देन प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, टीवी एक्ट इज ऑल्सो देयर, एंड दी जेजे एक्ट, ये सारे एक्ट्स आपको कवर करने हैं। अब इसके बाद फिर से आई एम रिपीटिंग, मेंस में आपके 4 पेपर होंगे, एक होगा आपका ऐसे और जनरल नॉलेज, और साथ ही साथ आपका जो लैंग्वेजेस का पेपर है दैट विल बी ऑफ 250 मार्क्स। इसके बाद के जो पेपर है ये 200-200 नंबर के होने वाले हैं, 3 घंटे की ड्यूरेशन के लिए होने वाले हैं। सिविल लॉज के आपके 2 पेपर होंगे और वहीं पे क्रिमिनल लॉ का 1 पेपर होगा। फिर लास्ट में होने वाला है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होने वाला है, ये जो इंटरव्यू के मार्क्स है ये है 150 मार्क्स। Candidates of general category must secure minimum 40% marks in each written paper. 40-40 अगर आपके रिटर्न पेपर में आए हैं, चारों रिटर्न पेपर में आए हैं, तभी आपकी जो शीट्स है उसको इवेल्युएट किया जाएगा। अदरवाइज किसी पेपर में आपने 40% मार्क्स को नहीं रीच किया है तो फिर आप आगे इंटरव्यू में नहीं पहुंचने वाले, और जो एग्रीगेट है वो आपका 50% मार्क्स होने चाहिए चारों पेपर के मिला के, तभी आप इंटरव्यू में जा पाएंगे। 150 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है। पर्सनालिटी टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना केवल आपका लीगल नॉलेज देखा जाता है या फिर आपका जनरल नॉलेज देखा जाएगा, बट आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को भी जज किया जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट्स ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरीज मस्ट सिक्योर मिनिमम 35% मार्क्स इन ईच रिटन पेपर एंड 45 as an aggregate. So remember this again, reserved category के लिए we have relaxation here. ठीक है, तो ये था हमारा इंटरव्यू तक का स्टेज। अब आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है ये प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, बिकॉज मेंस की अभी मैं बात नहीं कर रही हूं और इवन इंटरव्यू की भी मैं बात नहीं कर रही हूं, लेकिन प्री की आपने अभी तैयारी शुरू कर दी है, नहीं करिए तो जल्दी से शुरू करिए, वेट मत करिए कि दिवाली के बाद करेंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक चीज ध्यान में रखना है कि रिवीजन इज द की। बार बार चीजों को रिवाइज करिए ताकि आपके सामने क्वेश्चन आए तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्योंकि क्या होता है जब आप किसी क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना तो देयर आर हाई चांसेस कि आप उसका आंसर गलत करके आए। अगर आपको आंसर आता है तो इट विल क्लिक in a blink of an eye and you will be able to answer that. So revise for this, then give frequent tests are extremely important। एक टाइम बाउंड मैनर में एक डिसिप्लिन तरीके से आप एक कंसर्न स्पेस पे बैठ के उस एग्जाम को दीजिए, उसके टेस्ट को सॉल्व करिए, तभी जब आपके सामने फाइनल पेपर आएगा सो यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल विद द पेपर। अदरवाइज होता यह है कि हम काफी नर्वस हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला है जो 11 से 1:30 बजे के बीच का विंडो उसमें सोना मत, कोई भी दूसरा काम मत करना, बल्कि कोशिश करना कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर को उस ड्यूरेशन में सॉल्व करें। अब इसके साथ वी विल कंक्लूड द वीडियो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड प्री के लिए आपको ध्यान में रखना है कि अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी रिवीजन शुरू करना है, पास करके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, ढेर सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करना है और अपने बैरेक्ट्स को खोल लीजिए और जल्दी जल्दी रिवाइज करना शुरू करिए। थैंक यू।